जोहार और जय धर्म। जोहार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो दशकों से, सही कहूं तो, सुलग रहा है। बिल्कुल। असम में करीब 70 लाख लोग हैं जिन्हें हम टी ट्राइब्स या चाय जनजाति या फिर आदिवासी भी कहते हैं। हाँ, आदिवासी नाम ज्यादा प्रचलित है वहाँ। हाँ, तो ये लोग पिछले, आप सोचिए, 70 सालों से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं। 7 दशक, ये कोई कम समय नहीं है। बिल्कुल। और ये वो समुदाय हैं जिनके पुरखे, मतलब पूर्वज, कभी चाय बागानों में काम करने के लिए भारत के दूसरे हिस्सों से लाए गए थे। और देखिए, यही बात इस पूरे मामले को इतना पेचीदा बना देती है। हाँ, तो आज हम इसी गुत्थी को मतलब थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे कोशिश करते हैं। कि असम के इन चाय जनजातियों की एसटी दर्जे की मांग आखिर है क्यों, इसका इतिहास क्या रहा है, राजनीतिक दल इस पर क्या कर रहे हैं या क्या वादे कर रहे हैं। कौन विरोध में है, ये भी जानना जरूरी है। हाँ, विरोध क्यों है, कौन कर रहा है, और सबसे अहम कि इसका उन लाखों लोगों के उनकी जिंदगियों पर असर क्या पड़ रहा है। सही। हमारे पास कई सारे लेख हैं, रिपोर्ट्स हैं, कुछ ऐतिहासिक संदर्भ भी हैं जिनके आधार पर हम इस मुद्दे की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, लक्ष्य यही है कि इस पूरी कहानी के जो मुख्य पहलू हैं उन्हें सामने लाया जाए, समझा जाए। बिल्कुल। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? शायद 19वीं सदी से, ब्रिटिश राज। हाँ, वहीं से 19वीं सदी के मध्य में जब ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेजों को असम में चाय के बागान लगाने थे और उसके लिए उन्हें चाहिए थे सस्ते मजदूर, बहुत सारे। तो उन्होंने क्या किया कि छोटा नागपुर पठार और उसके आसपास के जो इलाके थे, मतलब आज का झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कुछ आंध्र प्रदेश से भी, वहां से बड़े पैमाने पर लोगों को अनुबंधित मजदूरों के तौर पर, मतलब इंडेंचर्ड लेबरर्स बनाकर असम ले गए। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ। हाँ, एक तरह का अनुबंध होता था। और इन लाए गए लोगों में ज्यादातर कौन थे? मुख्य रूप से मुंडा, संथाल, उरांव, खड़िया, गोंड, भूमिज, ऐसी कई जनजातियां शामिल थीं। और दिलचस्प बात यह है कि इतने साल बाद भी, मतलब 150 साल से ज्यादा हो गए होंगे, हाँ, बिल्कुल। इनमें से कई समुदायों ने अपनी खास भाषाएं, जैसे संथाली, कुरुक, मुंडारी, और अपनी सांस्कृतिक पहचान, उसको काफी हद तक बचाए रखा है, जिंदा रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। और आज ये असम की आबादी का एक अच्छा खासा हिस्सा है, करीब करीब 17 से 20%। यहीं पर वो सबसे बड़ा विरोधाभास, या कहें कि आयरनी, सामने आती है कौन सी? कि जिन राज्यों से इनके पूर्वजों को लाया गया था, जैसे आपने बताया झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, हाँ। वहां इन समुदायों को 1950 से ही, मतलब संविधान लागू होने के समय से ही, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा मिला हुआ है। अच्छा। लेकिन असम में, जहां इनकी कई पीढ़ियां बस चुकी हैं, जहां इन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था में, खासकर चाय उद्योग में, इतना बड़ा योगदान दिया है। हाँ, रीढ़ की हड्डी है वो तो। बिल्कुल। वहां इन्हें सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी माना जाता है। ओ, ये तो वाकई बहुत अजीब स्थिति है। बिल्कुल। मतलब एक ही समुदाय, एक जगह एसटी और दूसरी जगह ओबीसी। हाँ, ये है। ये सिर्फ दर्जे का फर्क नहीं है, ये सीधा सीधा उनकी पहचान के संकट से जुड़ा हुआ मामला है। कैसे? देखिए, असम में कई स्थानीय समूह हैं, खासकर जो मौजूदा जनजाति संगठन है, वो इन्हें आज भी प्रवासी या बाहर से आया हुआ मानते हैं। अच्छा, इतने सालों बाद भी? हाँ, उन्हें माटी के संतान यानी असम की धरती के मूल निवासी का दर्जा देने में हिचकिचाते हैं। तर्क ये दिया जाता है कि भाई इनके पूर्वज तो बाहर से श्रमिक बनकर आए थे, इसलिए इन्हें असम के मूल निवासियों वाले अधिकार, खासकर एसटी दर्जा, वो नहीं मिलना चाहिए। तो ये सोच ही इनके एसटी दर्जे की मांग के विरोध का एक बड़ा कारण है। बिल्कुल, एक मुख्य कारण यही है। लेकिन ये मांग, जैसे हमने शुरू में कहा, कोई नई तो है नहीं, 70 साल पुरानी है। नहीं, बिल्कुल नई नहीं है। आजादी के तुरंत बाद से ही जब भारत में जनजातियों को लिस्ट किया जा रहा था, तब से ये समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। बस यह है कि समय के साथ ये आवाज और मजबूत होती गई है। इसके कुछ खास मोड़ या पड़ाव रहे होंगे इस सफर में। हाँ, कई अहम पड़ाव रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण था 1996 में। तब एक संयुक्त संसदीय समिति बनी थी, जेपीसी। अच्छा, जेपीसी। हाँ, उसने न सिर्फ चाय जनजातियों बल्कि असम के 5 और समुदायों को, ताई अहोम, मोरान, मटक, कोच राजवंशी और चुटिया, इन सबको एसटी दर्जा देने की सिफारिश की थी। यानी कुल 6 समुदायों के लिए। हाँ, 6 समुदायों के लिए ये एक बड़ा कदम था, क्योंकि पहली बार इतने बड़े स्तर पर इनकी मांग को एक तरह से आधिकारिक मान्यता मिली थी।
फिर क्या हुआ? सिफारिश तो हो गई। सिफारिश हो गई, लेकिन फिर मामला थोड़ा राजनीति में उलझ गया। अच्छा, जैसा अक्सर होता है। हाँ, फिर 2014 और खासकर 2016 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने इन 6 समुदायों को एसटी दर्जा देने का बड़ा जोर शोर से वादा किया। हाँ, ये मैंने भी सुना था, ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया था। बिल्कुल। और इससे इन समुदायों में एक उम्मीद भी जगी कि शायद अब बात बन जाए। वादे के बाद कुछ हुआ भी या सिर्फ वादा ही रहा? नहीं, कुछ हलचल हुई। 2016 में केंद्र सरकार ने महेश कुमार सिंगला की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। हाँ, सिंगला कमेटी। हाँ, उसका काम था ये पता लगाना कि इन 6 समुदायों को एसटी लिस्ट में शामिल करने की प्रक्रिया क्या होगी, उसकी मोडालिटीज मतलब तौर तरीके क्या होंगे। लेकिन यहीं से शायद विरोध भी शुरू हुआ। बिल्कुल। जैसे ये कमेटी बनी, असम के जो मौजूदा 14 एसटी समुदाय हैं, जैसे बोडो, कार्बी, मिसिंग वगैरह, हाँ, उनके संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध शुरू कर दिया। उनका डर क्या था? उनका डर देखिए एक तरह से वाजिब भी लगता है उन्हें कि अगर ये 6 नए समुदाय जिनकी आबादी लाखों में है वो भी एसटी लिस्ट में आ गए तो उनके लिए जो पहले से ही सीमित आरक्षण का कोटा है या राजनीतिक प्रतिनिधित्व है या दूसरे लाभ हैं वो और कम हो जाएंगे। हाँ, ये तो एक व्यवहारिक चिंता है। बिल्कुल। इसी दबाव और वादे के बीच 2019 में केंद्र सरकार ने संसद में इन 6 समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने के लिए एक बिल भी पेश किया। अच्छा, बिल भी आ गया। हाँ, बिल आया। लगा कि भाई अब तो बस मंजिल करीब है, लेकिन वो बिल फिर ठंडे बस्ते में चला गया। उस पर कोई खास प्रगति हुई नहीं। और राज्य सरकार, असम सरकार ने कुछ किया? उसी साल 2019 में ही असम सरकार ने भी एक मंत्री समूह मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीओएम बनाया था इस मुद्दे पर विचार करने के लिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसकी रिपोर्ट का आज तक मतलब सालों से इंतजार ही हो रहा है। सालों से इंतजार? तो मतलब मामला फंसा हुआ है? हाँ, एक तरह से राजनीतिक वादों और जमीनी विरोध के बीच बुरी तरह फंसा हुआ है। सरकारें आखिर कर क्या रही हैं? मतलब केंद्र ने बिल तो लाया पर फिर रुक गई। राज्य की गोएम रिपोर्ट का पता नहीं। अभी हाल में कुछ सुनने में आया था। हाँ, असम के जो आदिवासी मामलों के मंत्री हैं रनोज पेगू, उन्होंने हाल में कहा है कि शायद गोएम की रिपोर्ट मार्च 2025 तक आ जाए है कि हम सैद्धांतिक रूप से तो सभी मांगों का समर्थन करते हैं, मतलब चाय जनजाति की मांग का भी, लेकिन जो मौजूदा एसटी समुदाय हैं उनकी चिंताएं भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब हाँ भी और ना भी। कुछ वैसा ही। हाँ। वहीं कांग्रेस है वो बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाती है, कहती है कि हम तो इन समुदायों को एसटी दर्जा दिलाने के पक्ष में हैं, लेकिन साथ में वो भी ये जोड़ देती है कि मौजूदा एसटी के हितों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो असल में कोई भी दल मौजूदा एसटी वोट बैंक को नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहता। लगता तो यही है। इस सब में एक और बात होती, शायद झारखंड के मुख्यमंत्री ने कुछ कहा था। हाँ, ये एक दिलचस्प मोड़ था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी। अच्छा, क्या लिखा था? उन्होंने यही याद दिलाया था कि ये वही समुदाय हैं जो उनके राज्य यानी झारखंड में एसटी हैं और असम के विकास में खासकर चाय उद्योग में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो फिर इनके साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? ये तो बहुत वाजिब सवाल उठाया उन्होंने। हाँ, और ये दिखाता है कि ये मुद्दा सिर्फ असम का नहीं है, इसकी जड़ें दूसरे राज्यों से भी जुड़ी हुई हैं। तो कुल मिलाकर राजनीतिक लेवल पर बातें तो हो रही हैं, समर्थन भी जताया जा रहा है, लेकिन कोई ठोस कदम उठाने में हिचक है, शायद विरोध की वजह से। बिल्कुल, विरोध काफी मजबूत है। तो ये विरोध इतना मजबूत क्यों है? क्या सिर्फ वो संसाधनों के बंटवारे का डर है या कुछ और भी कारण है? देखिए, विरोध के कई पहलू हैं। जैसा हमने पहले बात की, सबसे बड़ा विरोध तो मौजूदा आदिवासी संगठनों से आ रहा है। जैसे एक बड़ा संगठन है कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ असम यानी CCTOA और ASU मतलब ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन भी। हाँ, एएसयू तो काफी प्रभावशाली संगठन है असम में। बिल्कुल। तो इनका पहला और सबसे बड़ा तर्क ये है कि ये जो चाय जनजाति समुदाय है ये आदिवासी होने के जो संवैधानिक मानदंड है उन पर खरे नहीं उतरते। संवैधानिक मानदंड, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, 1965 में एक लोकुर समिति बनी थी। उसने कुछ मानदंड, कुछ क्राइटेरिया तय किए थे कि किन्हें जनजाति माना जाएगा। अच्छा, क्या थे वो मानदंड? उनमें मुख्य थे प्राचीन जनजातीय पहचान मतलब प्रिमिटिव ट्रेट्स, विशिष्ट संस्कृति मतलब डिस्टिंक्ट कल्चर, भौगोलिक अलगाव यानी जियोग्राफिकल आइसोलेशन,
दूसरों से घुलने मिलने में संकोच मतलब शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट और सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। तो विरोधी संगठनों का कहना है कि ये चाय जनजाति समुदाय जो इतने सालों से बागानों में और आसपास के इलाकों में दूसरी जातियों और समुदायों के साथ रहते आए हैं, उनमें वो भौगोलिक अलगाव या वो विशिष्ट संस्कृति उस तरह से नहीं बची है जो इन मानदंडों के लिए जरूरी है। अच्छा। वो ये भी कहते हैं कि इनमें से कई समुदाय तो हिंदू रीति रिवाजों को भी काफी हद तक अपना चुके हैं। ओ, ये तो बड़ा मतलब टेक्निकल पेच है कि वो परिभाषा में ही फिट नहीं होते, ऐसा कह रहे हैं वो। बिल्कुल, यही उनका मुख्य कानूनी तर्क है। और इसी से जुड़ा उनका दूसरा तर्क है कि इन समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन करना पड़ेगा। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं होना चाहिए क्योंकि ये समुदाय लोकुर समिति के मूल मानदंडों पर खरे नहीं उतरते। सीसीटीओ जैसे संगठन तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर इन्हें एसटी बना दिया तो फिर तो देश भर में ऐसी मांगों की बाढ़ आ जाएगी, इसलिए इन्हें ओबीसी में ही रखना ठीक है। तो ये हो गए दो कारण, मानदंडों पर खरा न उतरना और देश भर में असर का डर। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण, जो शायद सबसे ज्यादा भावनात्मक और राजनीतिक रूप से चार्ज्ड है, वो है संसाधनों और अधिकारों के बंटवारे का दर। हाँ, जिसकी बात हमने पहले की थी। वहीं असम के जो मौजूदा 14 एसटी समुदाय हैं, उनको ये डर है कि अगर ये 6 समुदाय, जिनकी कुल आबादी मिलाकर लाखों में है, वो एसटी बन गए तो नौकरियों में, शिक्षा में, राजनीतिक सीटों में, जमीन पर हर जगह उनके अधिकार कम हो जाएंगे, उनका हिस्सा बंट जाएगा। और ये डर सिर्फ कहने भर का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डर इतना गहरा है कि 2016 में जब वो सिंगला समिति बनी थी, तब करीब 16 आदिवासी समूहों ने मिलकर बड़े पैमाने पर असम बंद किया था, रास्ता रोको जैसे आंदोलन किए थे। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। और समाज में भी वो विभाजन दिखता है, मूल निवासी बनाम प्रवासी वाला। हाँ, वो माटी के संतान वाली भावना बहुत गहरी है असम में। कई स्थानीय जनजातीय समूह इन चाय जनजातियों को आज भी बाहरी ही मानते हैं, भले ही उनकी न जाने कितनी पीढ़ियां असम की मिट्टी में खप चुकी हों। दावेदारी, राजनीतिक अधिकारों पर दावेदारी, इन सब चीजों से जुड़ा है। और ये सामाजिक विभाजन कभी-कभी तनाव और दुर्भाग्य से हिंसा का रूप भी ले लेता है, जिससे मामला और ज्यादा उलझ जाता है। तो कानूनी और संवैधानिक स्थिति फिलहाल क्या है? आपने अनुच्छेद 342 और लोकुर समिति का जिक्र किया। क्या वाकई इन्हें एसटी सूची में शामिल करना इतना मुश्किल है कानूनी तौर पर? देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया तो जटिल है। अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति किसी समुदाय को एसटी के रूप में अधिसूचित करते हैं, लेकिन ये राज्यों के राज्यपालों से सलाह मशवरे के बाद होता है। और सबसे अहम बात, इस सूची में कोई भी नया नाम जोड़ने या हटाने के लिए संसद द्वारा कानून पारित करना जरूरी है। मतलब सिर्फ एक सरकारी आदेश से काम नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए संसद में, जहां तक मुझे पता है, विशेष बहुमत से संविधान संशोधन विधेयक पारित करना होता है। ये एक लंबी और राजनीतिक रूप से काफी जटिल प्रक्रिया है। और दिक्कत ये भी है कि अब तक की जो समितियां बनी हैं उनकी सिफारिशें भी एक जैसी नहीं रही हैं। हाँ, यहीं पर मामला और फंसता है। 1996 की जेपीसी ने तो साफ साफ कहा था कि हाँ, इन 6 समुदायों को एसटी दर्जा दिया जाए। लेकिन 2016 की सिंगला समिति, उसको तो सिर्फ प्रक्रिया तय करने को कहा गया था। उसकी अंतिम सिफारिशें क्या थीं या उन पर क्या कार्रवाई हुई, ये पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है। और असम सरकार की गोएम रिपोर्ट, उसका तो अभी इंतजारी है। और सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल रहा है इसमें? अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कोई ऐसा निर्णायक फैसला नहीं दिया है जिससे स्थिति साफ हो जाए। तो कानूनी और संवैधानिक रास्ता अभी भी धुंधला है, साफ नहीं है। सरकारें ये भरोसा तो देती हैं कि मौजूदा जनजातियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ये होगा कैसे? क्या इसका कोई फॉर्मूला, कोई खाका है उनके पास? यही तो $1 मिलियन सवाल है। सरकारें, चाहे केंद्र की हो या राज्य की, कहती तो है कि मौजूदा एसटी समुदायों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। शायद आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया जाए या कोई और विशेष तरीका निकाला जाए। लेकिन कैसे? वही तो, ये कैसे होगा, इसका कोई स्पष्ट रोड मैप, कोई कॉन्क्रीट प्लान अभी तक सामने नहीं आया है। और जब तक ये स्पष्टता नहीं आएगी, तब तक मौजूदा एसटी समुदायों का विरोध कम होना बहुत मुश्किल है। इस पूरी कानूनी राजनीतिक खींचतान का असर क्या पड़ रहा है उन 70 लाख लोगों पर, मतलब उनकी जिंदगी पर? एसटी दर्जा ना होने की कीमत वो कैसे चुका रहे हैं रोजमर्रा में? असर बहुत गहरा है और कई स्तरों पर है।
सबसे बड़ा असर तो पड़ता है शिक्षा और रोजगार के मौकों पर। वो कैसे? आप सोचिए, एक ही समुदाय का व्यक्ति है, अगर वो झारखंड या उड़ीसा में रहता है तो उसे एसटी आरक्षण का लाभ मिलता है। वो अच्छी शिक्षा पा सकता है, अच्छी सरकारी नौकरी में जा सकता है। हाँ। लेकिन वही व्यक्ति अगर असम में है तो वो ओबीसी श्रेणी में आता है। ओबीसी का आरक्षण प्रतिशत अक्सर कम होता है और उसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो मौके कम हो जाते हैं। हाँ, मौके बहुत कम हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है? इन समुदायों के ज्यादातर युवा अच्छी शिक्षा या सरकारी नौकरियों के अभाव में वापस चाय बागानों में ही कम मजदूरी पर काम करने को मजबूर हो जाते हैं। मतलब एक तरह का दुष्चक्र बन गया ये। बिल्कुल, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला आर्थिक पिछड़ेपन का एक चक्र बन गया है। एसटी दर्जा न मिलना सीधे तौर पर उनके आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। आंकड़े भी यही दिखाते होंगे। हाँ, बिल्कुल। आंकड़े साफ दिखाते हैं कि असम के चाय जनजाति समुदाय स्वास्थ्य, शिक्षा, आय इन सभी मानकों पर राज्य के औसत से काफी पीछे हैं। एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था, एक आदिवासी महिला का दर्द उसमें बयान किया गया था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था, अगर हमें एसटी दर्जा मिल जाए तो हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी, अच्छी नौकरियां मिलेंगी, हम भी दूसरों की तरह सिर उठाकर जी सकेंगे, बराबरी का मुकाबला कर सकेंगे। फिलहाल स्थिति ये है कि उनकी इतने बड़ी आबादी होने के बावजूद वो ज्यादातर चाय बागानों की मजदूरी पर ही निर्भर हैं, क्योंकि एसटी दर्जे के बिना सरकारी योजना और नौकरियों में उन्हें वो प्राथमिकताएं, वो अवसर नहीं मिल पाते जो शायद मिलने चाहिए थे। और वो सामाजिक भेदभाव वाली बात, क्या उन्हें आज भी वो बाहरी होने का एहसास झेलना पड़ता है? जी, ये एक कड़वी सच्चाई है। जैसा हमने पहले भी बात की, वो प्रवासी का ठप्पा उन पर अभी भी लगा हुआ है। कई बार उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे वो दोयम दर्जे के नागरिक हों। ये तो बहुत दुखद है। हाँ, एक आदिवासी नेता ने कहीं कहा था, हमने असम की मिट्टी को अपने खून पसीने से सींचा है, यहाँ का जो चाय उद्योग है उसकी हम रीढ़ हैं, लेकिन फिर भी हमें अपना मानने में इतनी हिचक क्यों होती है? सही बात है। ये जो पहचान का संकट है और रोजमर्रा के जीवन में महसूस होने वाला भेदभाव है, ये उनके आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंचाता है। और ये सब तब है जब असम के निर्माण में उनका इतना बड़ा ऐतिहासिक योगदान रहा है। हाल के सालों में क्या इस मांग ने फिर से जोर पकड़ा है? मतलब जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है अभी? हाँ, बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में ये मांग और ज्यादा संगठित हुई है और ज्यादा मुखर हुई है। अब ये जो सभी 6 समुदाय हैं, इनके संगठन ज्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर कई बार बड़े-बड़े प्रदर्शन किए हैं, अपनी आवाज सीधे केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को लगातार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। तो मतलब वो दबाव बना रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि वो अब और ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं है। वो अपने संवैधानिक हक के लिए लड़ने को पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। तो आगे क्या हो सकता है? क्या वो 2025 में आने वाली जीओएम रिपोर्ट से कुछ उम्मीद बनती है? कोई रास्ता निकलेगा? देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही है कि गोम रिपोर्ट कुछ ठोस सुझाव देगी। शायद उसमें ये बताया जाए कि इन समुदायों को एसटी सूची में कैसे शामिल किया जा सकता है, और साथ ही ये भी जरूरी है कि मौजूदा एसटी समुदायों के हितों की रक्षा कैसे की जाएगी। हाँ, वो संतुलन कैसे बनेगा? बिल्कुल, हो सकता है रिपोर्ट में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का सुझाव हो या कोई और विशेष प्रावधान करने का। ये रिपोर्ट एक तरह से लिटमस टेस्ट होगी कि असम सरकार और केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है। और मान लीजिए रिपोर्ट सकारात्मक आ भी जाती है, तब भी तो असली काम बाकी रहेगा, संसद से कानून पास कराना। जी हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट तो आखिर एक सिफारिश ही होगी, असली काम तो उसके बाद शुरू होगा। केंद्र सरकार को संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाना होगा और उसे दोनों सदनों से पारित कराना होगा। तो इसमें फिर वही राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली बात आ जाएगी। हाँ, इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होगी। क्या सरकार अपने चुनावी वादों को निभाएगी या फिर राजनीतिक नफा नुकसान देखकर फैसला लेगी, ये देखना होगा। संतुलन साधना बहुत ही मुश्किल काम है। एक तरफ लाखों लोगों की उम्मीदें और उनका जायज हक है, तो दूसरी तरफ मौजूदा एसटी समुदायों का कड़ा विरोध है और वोट बैंक की राजनीति भी है। तो कुल मिलाकर असम के चाय जनजातियों का ये एसटी दर्जे का संघर्ष, ये एक बहुत लंबी और बहुत जटिल कहानी है। तो ये सिर्फ आरक्षण की लड़ाई नहीं है, ये पहचान की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, बराबरी के हक की लड़ाई है। हमने देखा कि कैसे इतिहास के पन्नों से ये मांग शुरू हुई और आज एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे में तब्दील हो चुकी है। हाँ, जिसमें कानूनी पेंच हैं, राजनीतिक वादे हैं, जमीनी विरोध है।
और सबसे बड़ी बात, लाखों लोगों के भविष्य का सवाल जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। निष्कर्ष शायद यही निकलता है कि इसका कोई आसान या फौरी हल नजर नहीं आता। रास्ता अगर निकलेगा तो वो बातचीत से, आपसी समझ से और सबसे बढ़कर एक दृढ़ राजनैतिक इच्छा शक्ति से ही निकलेगा। गोम रिपोर्ट और उसके बाद की जो राजनैतिक प्रक्रिया होगी उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। शायद जैसा कहा जा रहा है 2025-26 तक तस्वीर कुछ साफ हो पाए, लेकिन ये तभी संभव है जब सभी पक्ष, मतलब चाहे जनजाति के लोग, मौजूदा एसटी समूह और सरकारें किसी सर्वमान्य समाधान पर पहुंचने को तैयार हों। तब तक इन समुदायों का संघर्ष शायद जारी रहेगा। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं क्या? कि क्या किसी समुदाय की प्रगति, उसका सम्मान सिर्फ एक सरकारी दर्जे पर, जैसे एसटी स्टेटस मिल जाने पर ही टिका होता है, या फिर सामाजिक स्वीकृति, बराबरी के आर्थिक मौके और उनके ऐतिहासिक योगदान की जो सच्ची पहचान है वो भी उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है? ये बहुत अहम सवाल है। कानूनी दर्जे की लड़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन इन समुदायों को असल में मुख्य धारा में लाने के लिए, उन्हें उनका वास्तविक हक दिलाने के लिए और कौन से ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिन पर शायद हम उतनी बात नहीं करते?